Welcome back, students. Let's move ahead, and we are learning about hormones. Hormones secreted by different glands, and the glands which secrete hormones are called endocrine glands. Endocrine glands are what? Ductless glands, क्योंकि इनके secretions जो होता है डायरेक्टली ब्लड में आते हैं. ग्लैंड टूटता है, थोड़ा सा पोर होता है, और उससे ब्लड में सीधे आता है. लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? इनसे ट्यूब निकले होते हैं, उसे ट्यूब से ही सिक्रीशन जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा. ठीक है. तो हमने टेस्टिस तक देखा था. टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है मेल के केस में, और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. प्लस मेल गैमेट्स जो होते हैं स्पर्म्स, उसको बनाने में भी हेल्प करता है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमने बताया बियर्ड, मुस्टैच, ये सब चीज़ें. मस्कुलर बॉडी, ओवरी, दिस इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल्स. ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन का एक और स्पेलिंग होता है OESTROGEN. ठीक है. ये एस्ट्रोजन जो होता है, जो फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि पिच वॉइस होना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर्स का डेवलपमेंट इन द आर्मपिट्स, ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल करता है. और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, अगर प्रेगनेंसी हुई, मतलब अगर फ्यूज़न हुआ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, तो वो प्रेगनेंसी को रेगुलेट करने का, मतलब वो एस्टैब्लिश करता है प्रेगनेंसी को कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो. ये सब चीज़ें ये कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरॉन. देन इज़ एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, दो छोटे छोटे ग्लैंड हैं जो किडनी के ऊपर होता है. सपोज करो ये किडनी है, ठीक है, तो इसके ऊपर ट्रायंगुलर शेप में मौजूद होता है इस तरीके से. तो एक एक किडनी के ऊपर एक एक होता है, तो दो होता है ये. अभी जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके भी खुद, जैसे ये एक पार्ट ये है ट्रायंगुलर हुआ, तो ऐसा होता है. ठीक है. और इसके भी खुद दो पार्ट होते हैं, ऐसा ऐसा दिखता है वो. तो ये जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाले को बोला जाता है मेड्यूला. ठीक है. ये इसका पार्ट होता है. जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, ये भी दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल. एल्डोस्टेरोन कॉर्टेक्स में बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ. ये वाटर को मेंटेन करता है, वाटर एंड मिनरल्स को. और जो कॉर्टिसोल होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. ठीक है. ग्लूकोज वगैरह का डाइजेशन, सिर्फ ग्लूकोज, थोड़ा बहुत फैट का भी करता है, लेकिन मोस्टली ये कार्बोहाइड्रेट को ही रेगुलेट करता है. दूसरा पार्ट क्या है? अंदर वाला मेड्यूला. मेड्यूला जो होता है वो भी दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन. इनका दूसरा नाम भी होता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन. इसको एमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट. कभी कभी हम गुस्से में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं. कोई हमें गुस्सा दिलाए तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है, तो मतलब एंगर वगैरह जो भी होता है, इसी कारण इसे फाइट और फ्लाइट करते हैं. फाइट मतलब लड़ो, ये जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. फ्लाइट मतलब क्या होता है? भाग जाना. ठीक है. जब मान लो जैसे भूत प्रेत की बहुत सारे लोग कहानी सुनते हैं तो डर लगता है, तो ये सारा इमोशनल चीज़ जो है ये यही कंट्रोल करता है. एंगर, इमोशंस, ये दोनों हार्मोन मिलकर कंट्रोल करते हैं, फाइट और फ्लाइट. ये स्ट्रेस जब बॉडी में होता है तो ये सिक्रीट होता है. ये हमें स्वेटिंग करवाने लगता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है, बीपी बढ़ा देता है. ये सारी चीज़ें यही सिक्रीट करता है. एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला. कॉर्टेक्स दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल. एल्डोस्टेरोन वाटर को मेंटेन करता है, कॉर्टिसोल कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करता है. दूसरा अंदर वाला पार्ट मेड्यूला. मेड्यूला क्या करता है? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन सिक्रीट करता है, और ये हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ पैनक्रियास. पैनक्रियास होता है, ये हमारे स्टोमक से सटा हुआ एक ऑर्गन है. ये दो हार्मोन से क्रिएट करता है. ठीक है. एक्चुअली ये तीन करता है, तीसरा आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. क्या? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन का काम क्या होता है? डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज होता है उसको हम क्या करते हैं? ग्लूकोज से O2 मिलता है और हम ATP एनर्जी बनाते हैं, CO2 + H2O. एक्सेस जो होता है, क्या? एक्सेस ग्लूकोज, इसको कन्वर्ट कर देता है ये ग्लाइकोजन में. ठीक है. मतलब इमरजेंसी के लिए, जैसे हम लोग उपवास वगैरह करते हैं, फास्ट वगैरह करते हैं, तो हम खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, फिर भी हम जिंदा रहते हैं. क्यों? क्योंकि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? ग्लाइकोजन में. ग्लाइकोजन में यही काम करता है इंसुलिन. यही लिखा है मैंने यहाँ पे. इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन इंसुलिन करता है. और वही जब उपवास वगैरह होते हैं, हम खाना वगैरह नहीं खाते हैं, तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ये ग्लूकागॉन करता है, ताकि
ग्लूकोज जब फ्री होगा तो फिर उसे ATP एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। अब आप सुनते हो कि लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। वो क्यों होती है? लोग देखते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह मिलता है। होता क्या है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड में क्या हो जाएगा, एक्सेस ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा। जितना बॉडी को ज़रूरत होगी बॉडी उतना ही यूज़ करेगा ना, जितना एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से एक्सेस क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ब्लड में शुगर का लेवल, मतलब ग्लूकोज का लेवल, जब हम बोलते हैं शुगर का लेवल मतलब हम बोलते हैं ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है। अब उसी कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस। जो नॉर्मल शुगर की समस्या जो आप लोगों में देखते हो वो इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो जब इसकी कमी हो जाएगी, ये रहेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा इकट्ठा होने लगा, ये कन्वर्जन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा होने लगेगा और उसी कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका सिम्टम क्या होता है? कैसे देखते हो, बहुत सारे लोग जो डायबिटिक होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, उसे बोला जाता है पॉलीयूरिया। उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। और चूँकि बहुत ज़्यादा यूरिन से क्या होता है, चूँकि ये यूज़ नहीं हो पा रहा है और कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन कहाँ पे, अच्छा ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन स्टोर कन्वर्ट होता है तो ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये स्टोर होता है लीवर में और मसल्स में। स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, ठीक है। और चूँकि ये नहीं हो पा रहा है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, तो एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर, लोग बोलते हैं ना जो कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टोर नहीं हो पा रहा है और चूँकि हमेशा ब्लड में ही मौजूद होता है, तो यूरिन के रास्ते वो बाहर निकलना लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब ग्लूकोज का लॉस होता है तो आदमी को भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है, उसे बोलते हैं पॉलीफैगिया। हाई लेवल ऑफ हंगर इज कॉल्ड पॉलीफैगिया, हाई लेवल ऑफ थर्स्ट, प्यास इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया, हाई यूरिन आउटपुट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। ये तीनों सिम्टम होते हैं किस चीज़ के? डायबिटीज़ मेलाइटस के। अगर आपको याद हो तो मैंने एक और डायबिटीज़ की बात की थी, डायबिटीज़ इंसिपिडस की, पिट्यूटरी ग्लैंड में ये वाला हार्मोन। एंड ADH भी जो होता है बॉडी में किडनी पे काम करता है और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब वाटर को हेल्प करता है बॉडी के अंदर रुकने में। जब इसकी कमी हो जाती है तो भी किडनी से वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ये वाला होता है। तो इन दोनों में अंतर है। ये वाला किसके कारण हुआ? इंसुलिन की कमी के कारण हुआ। इसको बोला जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे भी अगर इसकी कमी हुई तो भी किडनी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का आउटपुट होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। इस ADH का एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये सब कुछ एनिमल्स के केस में था, खास करके ह्यूमंस के केस में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट ह्यूमंस का ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट प्लांट्स के केस में। अब प्लांट्स में आप जानते हो हमारे तरह जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम है या फिर नर्वस सिस्टम है, तो ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन वहाँ पे नहीं होता है। हार्मोन वहाँ भी सिक्रीट होता है लेकिन अलग अलग सेल्स से सिक्रीट होता है, सारे जगह सिक्रीट होता है, कोई स्पेशलाइज नहीं है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है तो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है, वही सिक्रीट करेगा। तो ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट उनका भी होता है। अब देखो मूवमेंट उनका है, उनका मूवमेंट अलग चीज़ है। उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन मतलब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, उनके अंदर मूवमेंट होता है। मतलब उनका ब्रांच हिलता है, उनके ब्रांच की लंबाई बढ़ती है, रूट की लंबाई बढ़ती है, लीव्स बढ़ते हैं, ये सब चीज़ होती है। ये सब मूवमेंट कहलाता है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी। तो हम लोग लोकोमोशन शुरू करते हैं। हमारा द टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स इज व्हाट? लोकोमोशन। हम लोग जगह बदलते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या हैं? जगह नहीं बदलते हैं। तो अब प्लांट्स की थोड़ा बात हम अभी यही चीज़ मैं समझा, उनके अंदर कोई स्पेशलाइज नर्वस या मस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इनके अंदर ग्रोथ को कंट्रोल करना, मतलब मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अलग तरीके हैं। हार्मोन्स यहाँ भी सिक्रीट होता है, उसी से ही होता है, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। अब इनके यहाँ मूवमेंट जो होता है दो तरीके का होता है। एक ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिससे कि ग्रोथ, जैसे ग्रोथ ऑफ रूट, इसका मतलब क्या? ग्रोथ भी हो रहा है प्लस उससे मूवमेंट भी हो रहा है, रूट की लंबाई बढ़ रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है? एक्चुअली प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। और एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जैसे कि आपने सुना होगा छुई मुई का प्लांट, मिमोसा पुंडिका बोलते हैं उसे। अब उसके लीफ को टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और छोड़ दिए तो वापस
चौड़ा हो गया, तो वो कोई ग्रोथ थोड़ी ही है, वो तो लंबाई चौड़ाई घट। जैसे मान लो आपका हाथ है, आपने ऐसे मोड़ा और ये फिर खोल दिया, तो ये ग्रोथ नहीं ना, ये तो ऑलरेडी लेंथ मेंटेन है, ठीक है। मैं भी इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ लंबाई, तो वो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो रहा है, हिल रहा है, लेकिन ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट, इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। जैसे ही रूट की लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, हम बोलते हैं कि प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, मजबूत हो रहा है प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर गड़ेगा वो, ठीक है। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जैसे मैंने छुई मुई की बात की, वो प्लांट जो होता है जैसे उसको टच करते हैं वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या उसके अंदर कोई नर्वस टिश्यू वगैरह होता है? हमने बोला कि कोई भी नर्वस टिश्यू वगैरह नहीं होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी चीज़ को हमने टच किया और वो सिकुड़ गया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, फिर वापस एक्सपैंड कर गया, मतलब फैल गया। तो ये सब चीज़ें उनके यहाँ वाटर मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस के कारण होता है। मतलब जहाँ पे भी वाटर है, देखते प्लांट्स वगैरह जो वाटर एब्जॉर्व करते हैं उसमें मिनरल्स भी होता है, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चीज़ें, ठीक है। वो सॉल्ट है मतलब केमिकल है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज्ड पार्टिकल है। तो ये उसके कारण होता क्या है, जैसे ही हम मिमोसा पुडिका मतलब छुई मुई को टच करते हैं, उसका जो लीव होता है बहुत सेंसिटिव होता है। बाकी दूसरे प्लांट्स का लीव्स उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं। छुई मुई के प्लांट जैसे का जो लीव होता है बहुत सेंसिटिव, एक हल्का सा भी टच करोगे तो जहाँ जैसे ये मान लो इसका लीव है, जैसे ही इसको हम टच करते हैं अपने हाथों से, ये वाला जो रीजन जैसे जहाँ पर टच किया, उसके अंदर जो वाटर होता है, सॉल्ट होता है, वो पीछे की तरफ भागना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो पार्ट पीछे की तरफ भागना शुरू होगा, क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर चेंज करने लगता है। तो पूरा का वाटर, जैसे वाटर फैला हुआ है तो पूरा वाटर सिकुड़ के इतने एरिया में आ जाएगा। तो ये मतलब ये क्या होगा, इतना एरिया सिकुड़ गया। लेकिन अब जैसे ही वापस हाथ हटा लेते हो तो ये धीरे धीरे वापस चला जाता है। तो ऐसे चेंज को बोला जाता है टर्गर चेंज। क्या बोलते हैं, टर्गर चेंज। और वाटर के कारण हुआ, तो वाटर एक क्या किया, वाटर वापस जाता है, प्रेशर लगाता है, जिसके कारण वो एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है। क्या हुआ, वापस गया तो अपना लीव्स की तरफ प्रेशर लगाता है, तो अपना फैला हुआ रहता है। तो वाटर के कारण जो प्रेशर बनता है उसे बोला जाता है टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। मैंने लिखा होगा कहीं पे, तो यहाँ पे लिखा मैंने कि हम मिमोसा को जब टच करते हैं तो ये वाटर को लूज़ करता है और श्रिंक कर जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सिकुड़ जाता है। इसी कारण लीव्स ड्रूप हो जाते हैं। ड्रूप मीन्स सिकुड़ना, वही। लेकिन जैसे ही हटाते हैं थोड़ी देर बाद वाटर अगेन उस जगह को जाकर भर देता है और लीफ सोलन एंड टर्जिड हो जाता है। तो ऐसे प्रेशर को बोला जाता है टर्गर प्रेशर। इसी की बात कर रहा था मैं। वाटर के कारण जो प्रेशर होता है, कोई नहीं, देखो सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। हमने टच किया, इसका लीफ जो होता है सेंसिटिव होता है, पानी लीफ के दूसरे पार्ट में भागना शुरू कर देता है, तो लीफ सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपना हाथ हटाते हैं वापस जगह को फिल करने लगता है, तो प्रेशर बढ़ता है, लीफ वापस एक्सपैंड कर जाता है अपने वाटर के प्रेशर के कारण। तो ऐसे प्रेशर को टर्गर प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर दो टाइप का मूवमेंट होता है, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। कैसा, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब बाहर से कोई ट्रिगर दिया जाता है तब जाके होता है। जैसे कि ये वाला देखा हमने, टच के कारण बाहर से हमने कुछ सिग्नल दिया था, ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है नेस्टिक मूवमेंट। अब ये नेस्टिक कुछ भी हो सकता है, 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे कि सिज्मोनेस्टिक, मतलब जो टच और वाइब्रेशन के कारण हुआ, जो मिमोसा में देखा आपने। दूसरा होता है बाहर से, और क्या होता है, लाइट प्रेजेंट होगा या लाइट एब्सेंट होगा, वो भी एक सिग्नल है। तो ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है निक्टिनेस्टिक। क्या बोलते हैं, निक्टिनेस्टिक। अब ये निक्टिनेस्टिक दो टाइप का, फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक जो चेंज इन लाइट के कारण होता है, अभी लाइट बहुत ज़्यादा हो गया, लाइट कम हो गया। और थर्मोनेस्टिक टेम्परेचर के कारण होता है, ये भी लाइट से ही रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे लाइट होगा, सन की लाइट बहुत हाई होती है तो टेम्परेचर हाई होता है, सनलाइट कम होता है तो टेम्परेचर लो होता है। तो निक्टिनेस्टिक दो टाइप का होता है, फोटोनेस्टिक एंड थर्मोनेस्टिक। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ सनलाइट के अमाउंट, इंटेंसिटी से फ़र्क पड़ता है, उसके कारण टेम्परेचर कितना बढ़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं फोटोनेस्टिक। दूसरी चीज़ होती है थर्मोनेस्टिक। थर्मोनेस्टिक क्या हम बोले, वो भी लाइट पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये लाइट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत ज़्यादा लाइट होने के कारण जो टेम्परेचर बढ़ा या घटा
उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है थर्मोनेस्टिक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो निक्टिनेस्टिक की ही दोनों टाइप है। हम बोल क्या रहे हैं, डे और नाइट से फ़र्क पड़ता है। डे और नाइट क्या होता है, सनलाइट के कारण। अब सनलाइट के कारण दो चीज़ें हो रही हैं क्या, एक तो उसका लाइट बहुत ज़्यादा है, और लाइट होने के कारण क्या है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पे सनलाइट के अमाउंट से फ़र्क पड़ता है, कितना हाई लाइट है। अब उसके कारण कितना टेम्परेचर हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो प्लांट्स जो मूवमेंट शो करते हैं सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी चेंज होने के कारण, अमाउंट चेंज होने के कारण, उसे बोलते हैं फोटोनेस्टिक। और वो प्लांट्स जिनको लाइट के अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइट के कारण कितना टेम्परेचर हो गया उससे फ़र्क पड़ता है, उसको बोलते हैं थर्मोनेस्टिक। दूसरे होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट्स में। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो होते हैं जो प्लांट के अंदर खुद जो ट्रिगर होता है, इंटरनल स्टिमुलस होता है। ये सब क्या था, नेस्टिक मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण हो रहा था, ठीक है, बाहर एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है उससे। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ये इंटरनल स्टिमुलस के कारण होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं। ये ग्रोथ करवाते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जैसे देखो जियोट्रॉपिज्म, रूट का ग्रोथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ज़मीन के अंदर शूट जो होता है ज़मीन से ऊपर जाता है, मतलब निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो रूट का बढ़ना, शूट का बढ़ना क्या है, इंटरनल स्टिमुलस है। प्लांट का वो अंदर का काम है, वो अपना इंटरनल नेचर है, ग्रो करेगा ही करेगा। फोटोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स टू लाइट, हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। हाइड्रोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स टू वाटर, ये भी वही है, वाटर का, रूट का। केमोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। पॉलन ट्यूब का मूवमेंट, मैंने बताया था रिप्रोडक्शन में, ये आगे आप पढ़ोगे, तो 7th चैप्टर है। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरता है, और यहाँ पे फीमेल पार्ट होता है, फीमेल गैमेट। तो ये बढ़ने के लिए ट्यूब बनाता है अपना। तो ये केमिकल ट्रोपिज्म, कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वही उसको ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड थिग्मोट्रोपिज्म, टच के कारण। तो दीज आर टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये सब टर्म याद रखिएगा। जियो मतलब क्या होता है, धरती, तो जियोट्रोपिज्म। रूट धरती की तरफ मूव करता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ये धरती से ऊपर भागता है शूट, तो उसको बोलते हैं निगेटिव। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट से रिस्पॉन्स। हाइड्रो मतलब वाटर का रिस्पॉन्स। केमो मीन्स केमिकल्स, थिग्मो मीन्स टच, ठीक है। तो ये सब मूवमेंट्स होते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ध्यान रखिएगा। ये ग्रोथ मूवमेंट्स होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, और ये बाहर के ट्रिगर के कारण होता है, बाहर के एक्सटर्नल ट्रिगर के कारण होता है, और ये इंटरनल ट्रिगर के कारण होता है। इसी कारण ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, ये ग्रोथ करवाता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कशन है प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स को एक टर्म दिया जाता है फाइटो हार्मोन्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स मैंने बताया बहुत सारे, उसी तरीके से इनके अंदर भी कुछ हार्मोन्स रेगुलेट जो कि इनके ग्रोथ वगैरह को कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्स को एनवायरनमेंट में कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा भी रिस्पॉन्स देखा था आपने, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, एड्रीनलिन वाला, इमरजेंसी कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्स देना है, तो ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़, इनका जो सिंथेसिस होता है, ये इन जनरल किसी में भी, ये जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, मतलब जहाँ पे बनते हैं वहाँ से ये एक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये प्लांट है, बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे अगर हार्मोन बना तो ये एक्ट यहाँ पे करेगा, मतलब अपने साइट ऑफ सिंथेसिस से अवे एक्शन करता है और सिंपली डिफ्यूज़ करता है। डिफ्यूज़ मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागता है। तो ये इसका चीज़ है, ठीक है। उसमें एक है ऑक्सिन, पहला हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है प्लांट्स का। जैसे हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन कर रहा था, वैसे ही इनका ग्रोथ हार्मोन होता है ऑक्सिन। आप देखते हो बहुत सारे प्लांट्स को जैसे गमले वगैरह में या धूप में भी कहीं भी लगाते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं लाइट की तरफ भागना होता है, सिंथेसिस घूमने लगते हैं लाइट की तरफ, बहुत सारे प्लांट्स मुड़ने लगते हैं, ठीक है। क्यों, मान लो शूट है किसी प्लांट का, ये शूट है, ठीक है, तो शूट का जो टिप पार्ट होता है, टॉप का पार्ट, उसमें ये ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। रूट का जो टिप पार्ट होता है उसमें ये ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, सिर्फ टिप पार्ट पे होता है। तो ये टिप पार्ट में होने के कारण ये ग्रोथ है, तो ये जैसे जैसे सिंथेसिस होता है ये लंबाई को बढ़ाता है, ये भी लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। और ये जब सिंथेसिस होता है तो ये लाइट की तरफ नहीं, ये लाइट से दूर भागता है, क्योंकि लाइट में डिस्ट्रक्शन हो जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है, ये लाइट में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसी कारण चूँकि ग्रोथ हार्मोन होता है, जिस दिशा में ये भागता है उस दिशा में इसका क्या होता है, सिंथेसिस लेंथ बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये सेल डिफ्रेंशिएशन को, मतलब सेल मैचुरेशन को, सेल को मैच्योर करने में हेल्प करता है, फ्रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्लावरिंग करने में हेल्प, चूँकि ग्रोथ हार्मोन है तो इन सब चीज़ों में करेगा ही, प्लांट सेल के ग्रोथ में, फ्रूट के ग्रोथ में, फ्लावर्स के ग्रोथ में।
दूसरा होता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन ये स्टेम की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, प्लांट का मैच्योर होना, बूढ़ा होना, ठीक है, उसे बोला जाता है सेनेसेंस, एजिंग। तो ये एजिंग को डिले करता है, मतलब रोकता है, मतलब प्लांट्स के यंग रखने में हेल्प करता है। और ये इंटरनोड इलोंगेशन, मतलब कि प्लांट्स में देखते हो, मतलब ये स्टेम है, जैसे बम्बू का ट्री याद है, बीच बीच में ऐसे होता है, ये सब क्या होता है, नोड्स कहलाता है। और ये बीच का रीजन कहलाता है इंटरनोड, तो इसको लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। जिब्रेलिन्स ही वो एक हार्मोन है जो सीड के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे सीड जर्मिनेशन में। किसमें? सीड जर्मिनेशन में, जो चना अंकुरित वगैरह होता है ना, वही चीज़। साइटोकाइनिन्स ये प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को, ठीक है, सेल को डिवीज़न में हेल्प करता है, मतलब ये भी एक ग्रोथ में ही हेल्प करेगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन नहीं बोलते हैं इसे, ये सेल को डिवाइड करने में सिर्फ हेल्प करता है। ये प्लांट्स के अंदर जो नया क्लोरोप्लास्ट बनता है उसके लिए भी ये जरूरी है। और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट को भेजने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सेल डिवीज़न क्या है, एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इथिलीन। इथिलीन एक गैसियस हार्मोन होता है, ये प्लांट्स में एजिंग करवाता है, मतलब इसको मैच्योर करवाता है। जैसे ये था ना जिब्रेलिन, ये डिले करता है सेनेसेंस को, ये एजिंग को रोकता है, लेकिन ये एजिंग को बढ़ाता है, मतलब उनको बोलता है कि अब आपका समय ख़त्म हो रहा है। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। फ्रूट राइपनिंग क्या है, एक तरीके से फ्रूट का लाइफ ख़त्म, पक गया मतलब फ्रूट ख़त्म। रूट के ग्रोथ को हेल्प करता है, प्रमोट करता है सेनेसेंस को, मतलब वही एजिंग को बढ़ाता है ये। और एप्सीजन, एप्सीजन मीन्स लीफ का फॉलिंग, ठीक है, पत्ते जो गिरते हैं उसे बोला जाता है एप्सीजन, तो इसको ये बढ़ाता है, मतलब एक तरीके से पता नहीं, ये सेनेसेंस को बढ़ाता है, एजिंग को बढ़ाता है प्लांट्स के केस में। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, इसको हम लोग ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या? ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। और प्लांट के केस में ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। हमारी बॉडी में क्या था, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोल रहे थे, लेकिन प्लांट के केस में इसे बोला जाता है एब्सिसिक हार्मोन। ये जो होता है क्या बोले, ग्रोथ इनहिबिटरी, मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है। स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं क्यों? क्योंकि प्लांट्स को बहुत सारे स्ट्रेस, जैसे पानी की कमी हो जाए, लाइट की कमी हो जाए, ठीक है, खाने की कमी हो जाए, उस केस में ये थोड़े दिन तक सर्वाइव करने में हेल्प करता है। और ये मैचुरेशन को हेल्प करता है। ये भी लीफ को गिराने में हेल्प करता है। लीफ को क्या हो जाएगा, जैसे लीफ गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट्स के केस में, सिर्फ ब्रांच रहेंगे तो, क्योंकि लीफ में ही सबसे ज़्यादा पानी यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस वगैरह में, ठीक है। और ये लीफ विल्टिंग को भी हेल्प करता है, मतलब लीफ को टूट के गिरने वगैरह में इस समय हेल्प करता है, ठीक है। विल्टिंग का मतलब टूटना एग्जैक्टली नहीं, वो जो लीफ पीले पड़ जाते हैं उसे बोलते हैं लीफ विल्टिंग, मतलब पानी की कमी हो जाना, क्लोरोप्लास्ट की कमी हो जाना, ताकि पानी ही नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेगा, तो उस समय उसका क्लोरोप्लास्ट को डेड करवाना शुरू कर देता है ये, कुछ कुछ जगह पे छोड़ के, ताकि कम से कम ज़रूरत पड़े फोटोसिंथेसिस वगैरह कैरी आउट करने की। तो ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ लॉन्ग तक जिंदा रहे। ऑफकोर्स ज़्यादा दिन तक फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा तो प्लांट मर जाएगा, ज़्यादा दिन तक पानी नहीं होगा तो भी प्लांट मर जाएगा, लेकिन कुछ दिन तक स्ट्रेस में ये हेल्प करता है इसको सर्वाइव करने में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। ओके, so let me close this video. The next chapter is about how do organisms reproduce. Okay, thank you.